हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सुनिए प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश जो है कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और क्या? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? हाँ, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या फिर 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड में पावर 8 और किलोमीटर प्रति सेकेंड रहेगा तो पावर 5। ऑप्शन देख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रकाश का वेग निर्वात में किसने बताया? तो रोमन ने। हाँ, रोमर। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसने बताया? तो रोमर ने बताया। प्रकाश का वेग निर्वात में किसने बताया? रोमर ने। कब बताया? 1676 में। कब बताया? 1676 में। ठीक है, अब सुनिए, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक कितना होता है निर्वात में? तो अपवर्तनांक होता है 1। कितना होता है? 1। हाँ, 1 होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। हाँ, निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग बताइए जल में कितना होता है? प्रकाश का वेग जल में 2.25। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल में याद रखिएगा 2.25 गुना 10⁸। वही निर्वात में 3 गुना 10⁸ होता है और जल में जो है 2.25 10⁸। कांच में कितना होता है? कांच में 2 गुना 10⁸। 2 गुना 10⁸। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना कम से कम। निर्वात में 3 गुना 10⁸, जल में 2 गुना 2.25 10⁸, और कांच में हो जाएगा 2 गुना 10⁸। ठीक है, 3 सवा 2 2। ठीक है, याद रखिएगा। हीरा में कितना होता है? 2.42। हीरा में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 1.2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में 1.2 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक सुनिए, अपवर्तनांक जो होता है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसमें वेग ज़्यादा है अपवर्तनांक होगा कम, और जिसमें वेग कम है अपवर्तनांक होगा ज़्यादा। ठीक है, तो निर्वात में बताइए प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात में 1 होता है। कितना होता है? 1। निर्वात में 1 होगा। जल में बताइए अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। हाँ, 1.33 याद रखिएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो 1.5 होता है, 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक जो है 2 चाल का अनुपात होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। हाँ, तो कौन सा माध्यम में? तो जिसका अपवर्तनांक निकलता है उस माध्यम में प्रकाश का चाल।
ठीक है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्य में प्रकाश की चाल। तो याद रखिएगा वेग अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग अपवर्तनांक का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, प्रकाश का वेग अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा और प्रकाश का वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। ठीक है, बताइएगा आगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो कणिका सिद्धांत दिया है न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत को आइंस्टीन ने सिद्ध किया। प्रकाश के कणिका से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन। कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन। कणिका सिद्धांत को सिद्ध किसने किया? आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया। कब किया? 1905 में। हाँ, कणिका सिद्धांत को कब सिद्ध किया? 1905। ठीक है, और कौन किससे सिद्ध किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत। हाँ, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से कणिका सिद्धांत को सिद्ध किया। कब सिद्ध किया? 1905। 1905। हाँ, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। हाँ, ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। कणिका सिद्धांत न्यूटन और तरंग सिद्धांत हाइगेंस। तरंग सिद्धांत हाइगेंस। ठीक है, आगे सुनिएगा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को यंग नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। तो याद रखिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया किसने? हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत सिद्ध किसने किया? यंग ने। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने सिद्ध किया? यंग। तो हाइगेंस और यंग याद रखिएगा, हाइगेंस ने दिया है और सिद्ध किया है यंग ने। यंग प्रकाश के व्यतिकरण की सहायता से, सुनिए, व्यतिकरण की सहायता से प्रकाश के तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया है। यंग वैज्ञानिक ने कैसे सिद्ध किया प्रकाश तरंग के सिद्धांत? तो व्यतिकरण की सहायता से। ठीक है, व्यतिकरण की सहायता से। तो व्यतिकरण की सहायता से प्रकाश तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया गया। और वहीं बात किया जाए तो कणिका सिद्धांत को कैसे सिद्ध किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सहायता से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से कणिका सिद्धांत और व्यतिकरण की सहायता से तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण की सहायता तरंग सिद्धांत को सिद्ध किया गया। आगे आइए, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश कण और तरंग गुण दोनों दर्शाता है। याद रखिएगा, किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों के गुण को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश कण और तरंग, प्रकाश जो है कण और तरंग गुण दोनों दर्शाता है। किसने बताया? मैक्सवेल ने। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, अब आइए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब सुनिए, तो प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो सुनिए इसमें क्रिया क्या होता है। तो किसी सतह से कोई एक समतल सतह ले लिए हैं, समतल सतह जो कि अपारदर्शक सतह है, तो उसमें जब किरण आएगी और सतह पे टकरा के लौट जाएगी, यही घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो आने वाली किरण जब सतह पे आ रही है तो
और टकरा रही है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और टकरा के लौट रही है कुछ कोण बनाकर, तो परावर्तित किरण। आने वाली किरण सतह पे टकराई, आपतित, टकरा के लौट रही है, परावर्तित। परावर्तित। आपतित और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लंब डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो इस प्रकार अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण को आई लिखते हैं, और परावर्तन कोण को आर लिखा जाता है। ठीक है, और यह जो है अपारदर्शक सतह समतल दर्पण है। समतल दर्पण के पीछे कौन सा पेंट किया हुआ रहता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का पेंट किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। सुनिए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कितने नियम है? 2 नियम है परावर्तन के, 2 नियम। पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल पे। तो याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे या एक ही तल पे होगा। ठीक है, एक ही तल पे होगा, एक ही तल पे होगा। इसी को हम लोग परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन में हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आगे आइए। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या घटना घटता है? सुनिए, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराती है और फिर वो लौटती है तो उस प्रकाश में कमी आता है। क्या कमी आता है? तो तीव्रता और आयाम में कमी आ जाता है। उस प्रकाश के तीव्रता और आयाम में कमी आता है। परावर्तन के दरमियान प्रकाश के तीव्रता और आयाम में कमी आता है। क्या चीज़ नहीं बदलता? तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति हाँ, ये परावर्तन के घटना में होता है। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो तीव्रता और आयाम में कमी आता है। तीव्रता और आयाम में कमी आता है और तरंग दैर्ध्य आवृत्ति नहीं बदलता। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, जब प्रकाश अभिलंब से होकर गुजरे, जब प्रकाश हाँ सतह पे अगर सीधा किसी समतल सतह पे सीधा हम लोग प्रकाश को दे रहे हैं, तो जब प्रकाश अभिलंब से होकर गुजरेगी तब वह पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसी पथ पर लौट जाएगी। इस प्रकार कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आई और आर तो बराबर हमेशा ही होगा, लेकिन इस स्थिति में जब प्रकाश किरण अभिलंब से होकर गुजरेगा यानी 90 डिग्री पे आएगा। अभिलंब से गुजरेगा मतलब क्या? 90 डिग्री पे टकरा रहा है तो उसी पथ से वापस लौट जाएगा। तो इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना डिग्री बनाएगा? 0 डिग्री। कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। उसके बाद आइए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अभी परावर्तन पढ़े थे कि किसी सतह पे टकराकर पुनः वापस लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन था। अब है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। सुनिए, तो प्रकाश का अपवर्तन का जो घटना होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। सुनिए फिर से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है यानी मुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें वायु माध्यम से, प्रकाश जो है वायु माध्यम से अगर हम जल माध्यम में भेज रहे हैं, वायु माध्यम से जल माध्यम में भेज रहे हैं, तो वायु से जब जैसे ही जल में प्रवेश करेगा तो जैसे वायु में गुजर रहा था
विचलित हो हाँ पानी में उसी तरह नहीं गुजरेगा, वो अपना रास्ता क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, मुड़ जाएगा। क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी सिंपल में एक शब्द में याद रखिए तो अपने पथ से मुड़ना, सीधा ना जाकर अपने पथ से मुड़ जाना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन याद रखिएगा, ये दो माध्यमों का घटना है। प्रकाश का अपवर्तन, हाँ इसके लिए दो माध्यम होना चाहिए, एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। वहीं प्रकाश का परावर्तन ये सतह पे होता है, वो पारदर्शक सतह होना चाहिए। ठीक है, तब वो प्रकाश का परावर्तन का घटना होगा। और प्रकाश का अपवर्तन के लिए दो माध्यम होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, तो इसमें भी सुनिए, हम दो माध्यम की बात कर रहे हैं। एक वायु माध्यम ले लीजिए जो कि विरल माध्यम कहलाता है, और उसके बाद जो है पानी माध्यम, तो जल माध्यम क्या हो जाएगा, वो सघन हो जाएगा। वायु की तुलना में जल जो होता है सघन होता है। तो वायु माध्यम, ये वायु माध्यम क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और जल माध्यम क्या हो गया, सघन माध्यम। अब सुनिए, वायु माध्यम से जल माध्यम में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, प्रकाश जो है वायु माध्यम से जल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो वायु से जो आ रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और वो क्या है, जैसे ही वायु माध्यम खत्म होगा वो जल माध्यम में प्रवेश करेगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। स्वाभाविक है, सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश मुड़ जाएगा, मतलब झुक जाएगा नीचे की ओर। क्या होगा, झुक जाएगा। तो ये जल माध्यम में क्या कहलाएगा, झुकने के बाद अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, हाँ वायु माध्यम में जो आ रही थी आपतित किरण, और जल माध्यम में जो जा रही है अपवर्तित किरण। और दोनों माध्यमों के बीच एक लाइन खींचिएगा, उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच डाला गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण क्या बोलेंगे, हाँ जो कि वायु माध्यम में बनेगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण, वो बाहर में ही बन जाएगा, वायु माध्यम में ही बन जाएगा। ठीक है, वही बात करें अपवर्तित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। कौन सा, अपवर्तन कोण, जो कि किस माध्यम में बनेगा, जल माध्यम में। ठीक है, किस माध्यम में, जल माध्यम में। और इसमें याद रखिएगा कभी भी आई और आर इसमें बराबर नहीं होता। ठीक है, अपवर्तन के नियम में, अपवर्तन में कभी भी आई और आर बराबर नहीं होगा। अब आगे आइए, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम की अगर बात करें तो हवा और पानी की बात करें तो हवा विरल हो जाएगा और पानी सघन माध्यम। वहीं पानी और कांच की बात करें, पानी और कांच, तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम। वहीं कांच और हीरा की बात करें तो कांच हो जाएगा विरल माध्यम और हीरा हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, तो याद रखिएगा जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वेग घटता है। जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वेग घटेगा, वेग घटेगा। ठीक है, वेग घटेगा और वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। वहीं अगर बात करें सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रकाश अगर सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा और वो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, सुनिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक है, विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो सुनिए, अगर अभिलंब की ओर मुड़ रहा है तो बताइए दोनों कोण में से कौन सा कोण बड़ा होगा, आई बड़ा होगा कि आर? तो आई बड़ा होगा। जब भी विरल से सघन में जाएगा प्रकाश तो वो मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा और इस स्थिति में
आई आर से बड़ा होता है, कोण आई कोण आर से बड़ा बनेगा। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो बताइए कौन सा कोण बड़ा होगा? कोण आर बड़ा होगा। क्या होगा? हाँ, कोण आर आई से बड़ा होगा। तो याद रखना है, अगर सघन से विरल जा रहा है, सघन से विरल जा रहा तो दूर भागेगा, यानी कोण आर बड़ा बन जाएगा, कोण आर बड़ा बन जाएगा। और जब प्रकाश अभिलंब से होकर गुजरे, ठीक है, सीधा आ रहा है, जब प्रकाश अभिलंब से होकर गुजरती है तब वह बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम बताइएगा। अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। तो सुनिए कौन कौन है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण को, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियत राशि होगा, एक नियत राशि होगा। और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियत राशि होगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का दोनों का अनुपातिक राशि इसमें निकलता है, कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा नियम, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियत राशि होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। यानी देखिए, आपतित कोण, आपतन कोण को अगर साइन आई, आपतन कोण साइन आई बोला जाए और अपवर्तन कोण को साइन आर, तो साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक हो जाएगा, यानी एक नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू। ठीक है, यानी म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही है स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन के दूसरा नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, और सुनिए, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें म्यू को, तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। इस प्रकार जो है क्या होता है, म्यू वन बटा म्यू टू बराबर साइन आर बटा साइन आई। ठीक है, म्यू वन बटा म्यू टू बराबर साइन आई बटा साइन आर। सुनिए, तो याद रखिएगा स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कुछ उदाहरण समझिए। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, बाल्टी में डूबा हुआ छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, बाल्टी पानी जो भरा हुआ है उसमें डूबा हुआ छड़ का टेढ़ा दिखाई देना किस घटना कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबा सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन का घटना कहलाता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। कुआं, तालाब इत्यादि का कम गहराई दिखाई देना, कम गहराई का मतलब होता है उसका तल जो है ऊपर उठाई दिखाई दे रहा है, यानी कम गहराई दिखाई दे रहा है, तो ये भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। मछली का जल में अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देना किस घटना कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट के बाद होता है, ये घटना किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। सूर्योदय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देना, प्रतीत होना, ये भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो आज के लिए हम लोग प्रकाश का टॉपिक जो इतना ही रखते हैं, और अगले पार्ट में हम लोग जो है दर्पण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।